सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। क्लास 11 का 12 का भी एग्जामिनेशन कमिंग मंथ सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम कंडक्ट करेगा फॉर क्लास 11 एंड 12। एमसीक्यू पेपर मोड रहने वाला है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है एमसीक्यू मोड। और हम लोग आज लेके आ गए वीडियो क्लास 11 के लिए जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसका कुछ एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पर्पस के लिए। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जहां पे सारा एमसीक्यूज एक साथ में क्वेश्चन फॉर्म में अरेंज करके दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना, वहां पे जो लिंक मिलेगा वहां पे एमसीक्यूज का पीडीएफ दिया है, वहां से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, दैट इज जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट में ये कवर्ड रहता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका एमसीक्यू। चेक करते हैं पीडीएफ में। फर्स्ट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल रहा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर का नाम है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज अ साइंस या बोथ ए एंड बी। तो देखो अकाउंटिंग अपने आप में आर्ट भी है, अकाउंटिंग अपने आप में हमको याद रखना है साइंस भी है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इसलिए 1 का आंसर हो जाएगा सी। 1 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो 1 का आंसर हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। याद रखना फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है, ल्यूको पैसियोली, ठीक है। ल्यूको पैसियोली इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है या फिर फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो याद रखना ल्यूको पैसियोली, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 का डी। 2 का आंसर हो जाएगा डी। फिर पूछा जा रहा है अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग। याद रखना बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है ना, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री करना, लेजर पोस्टिंग करना, ये बुक कीपिंग का काम है। अकाउंटिंग का काम शुरू होता है वंस बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग का काम क्या है, ट्रांजैक्शंस को, डेटा को कलेक्ट करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, जर्नल से लेजर का पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस तक बना के दे देना, ये बुक कीपिंग का काम है। एक बार जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है ना, तब अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। इसका मतलब अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। 3 का आंसर हो जाएगा ए। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग मीन्स सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबली, डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली, मीन्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है ना वो सेम नहीं होता है, ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो होता है वो सेम नहीं होता है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का स्कोप बड़ा है, अकाउंटिंग बड़ा है, बुक कीपिंग उसका एक पार्ट है। बुक कीपिंग में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट, डेटा को कलेक्ट करना, ट्रांजैक्शन को जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड करना, जर्नल से फिर लेजर का पोस्टिंग करना, लेजर का पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बनाना, ये बुक कीपिंग का काम है। बुक कीपिंग जहां अंत होता है, जहां बुक कीपिंग का एंड होता है, वहां से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। इसका मतलब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली। मतलब 4 का आंसर हो जाएगा बी। 4 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। याद रखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर द सब फील्ड्स ऑफ द अकाउंटिंग। तो यहां पे लिख रहा है बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये तो ब्रांचेस है, बट बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है, इसीलिए 5 का आंसर हो जाएगा ए। 5 का आंसर हो जाएगा ए। ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग याद रखना 3 होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता है, अगर हम सेल करते हैं गुड्स रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पेमेंट ऑफ सैलरी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, परचेज ऑफ गुड्स भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ जो स्टाफ है, अगर स्टाफ अच्छा है खराब है, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। रीजन, इन सब को हम लोग मनी के टर्म्स में इवैल्यूएट, मनी के टर्म्स में कंसीडर, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। इसलिए क्वालिटी ऑफ अ स्टाफ, स्टाफ अच्छा है, स्टाफ खराब है, ये सब जो क्वालिटीज है वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी, ठीक है। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है ना, जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेटिंग द डेटा टू इंटरनल यूजर्स। देखो डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को समझाना
इंटरनल यूजर्स मतलब मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर्स को डेटा को समझाना, ये अकाउंटिंग का काम है। अकाउंटिंग क्या करता है, बहुत सारा रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के पास जाता है, मैनेजमेंट के पास जाता है, ओनर्स के पास जाता है, उस रिपोर्ट के देख के हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन का काम अकाउंटिंग का है। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ डेटा का काम अकाउंटिंग का है। तो बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, मतलब सिर्फ जर्नल एंट्री तक ही सीमित रहता है बुक कीपिंग का काम। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद याद रखना फिर क्या क्या ऑप्शन दिया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इंफॉर्मेशन। देखो इसको कैसे सीरियल वाइज सजाना है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फिर ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्डेड होता है उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब पीएल अकाउंट आता है, विच इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ पीएल आता है, इनकम स्टेटमेंट आता है, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट आता है एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 चीजों से मिलकर बनता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल व्हिच इज आल्सो नोन एज पीएल, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जिसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अभी तुमको 11 का पढ़ाई में ना 2 ही चीज याद रखना है, पीएल और बैलेंस शीट, यही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे का पढ़ाई में और डिटेल में सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है। तो अभी तुमको 11 का पढ़ाई में तुमको इतना ही याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएल एंड बैलेंस शीट ही होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन कन्वे करने का, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जर्नल में। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, एज पर द सीक्वेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना एट द एंड ऑफ द ईयर। थर्ड सीक्वेंस क्या होगा, जो भी पीएल बनाया, जो भी बैलेंस शीट बनाया, उस डेटा को एनालाइज करना, मतलब पहले खुद समझना, इंटरप्रेट करना मतलब दूसरे को रिपोर्ट करना, दूसरे को समझाना, एंड कम्युनिकेट मतलब अपने जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको वो रिपोर्ट्स कम्युनिकेट करवाना। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। पहले अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है, समराइजिंग होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द लास्ट स्टेप। हम लोग लास्ट में रिपोर्ट्स बना के डेटा को, फाइनेंशियल डेटा को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी डेटा है, जो भी हम लोग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, जो भी रिजल्ट को जान पा रहे हैं, उसको हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं टू द एंड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो होपफुली ये सारा बात समझ में आ रहा होगा। देखो ये रिवीजन क्लास है, ये एक रिविजनरी वीडियो है। होपफुली तुम लोगों ने ये सब बात सीखा होगा, जिससे तुमको ये सब बात क्लैरिटी रह रहा होगा। तो 8 का सी 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 1 टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन। देखो पूछ रहा है बेसिक फंक्शन पूछ रहा है। देखो फंक्शंस तो बहुत होता है, ठीक है, फंक्शंस तो बहुत सारा होता है, पर जब हम बेसिक फंक्शन का बात करें मतलब उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है, शुरुआती फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन। ये नहीं पूछ रहा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक फंक्शन। तो बेसिक फंक्शन क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन 1। इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डेटा मतलब दूसरे को इंटरप्रेट करना, बताना, ठीक है। असिस्ट द मैनेजमेंट को हेल्प करना, ये सब भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। मैनेजमेंट को असिस्ट करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, ये सब भी है, पर ये सब बेसिक फंक्शन नहीं है। बेसिक फंक्शन क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये बेसिक फंक्शन है भाई। ये सब अगर नहीं होगा, अगर हम ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इंटरप्रेट क्या करेंगे और एनालिसिस क्या करेंगे और कम्युनिकेट क्या करेंगे। इसीलिए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इस का बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 10 का ए आंसर है, क्या हो जाएगा, सॉरी 9 का ए। अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम वाउचर, जर्नल बुक, बैंक स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज। देखो ट्रांजैक्शंस को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। जर्नल से उसका होता है लेजर का पोस्टिंग, जर्नल के बाद होता है लेजर का पोस्टिंग, मतलब जर्नल बुक से ट्रांजैक्शंस को उठा के हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्नल बुक। 10 का आंसर हो जाएगा बी, जर्नल बुक। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, जैसे शेयर होल्डर्स हो गया, बिजनेस का ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया।
बाकी लोग एक्सटर्नल होते हैं, जैसे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड रहेगा मेरा बिजनेस को जानने के लिए? भाई उसको अपने टैक्स से मतलब है। कस्टमर क्यों मतलब इंटरेस्टेड रहेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता लगाने के लिए? उसको ये पता करना है कि उसने जो प्रोडक्ट कंज्यूम किया है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जैसे हम ब्रिटानिया का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम ये जानने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे, भाई ब्रिटानिया कंपनी का एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, क्या वो अपना स्टाफ को सैलरी पे करता है, उसका बिजनेस में नेट मार्जिन क्या है, ग्रॉस मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ये सब हम जानने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे। बिजनेस का फिनेंशियल डेटा को समझने के लिए एज अ कस्टमर हम हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कौन होता है? जो आगे चल के इन्वेस्टर बन सकता है, जो आगे चल के पैसा बिजनेस में लगा सकता है, ठीक है। क्रेडिटर्स, बैंकर्स, ये लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे, बिकॉज जब ये लोग उधार देंगे ना बिजनेस को, इनको बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना है। क्या बिजनेस टाइम पे उधार पेमेंट किया है? अगर इससे पहले कभी उधार लिया है किसी से तो क्या टाइमली पेमेंट किया है? ये लोग एक्सटर्नल है। इंटरनल कौन कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, ओनर्स, ये लोग इंटरनल होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, नंबर 1 गवर्नमेंट, एक्सटर्नल होता है। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल होता है। इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो 11 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि पूछा था इंटरनल यूजर। तो 11 का आंसर हम यहां से लिख दे रहे हैं, 11 का आंसर हो जाएगा डी। एक्सटर्नल यूजर्स पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूजर होता है, क्रेडिटर एक्सटर्नल यूजर होता है, इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल यूजर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा डी। 12 का आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने से ना बहुत कुछ ना हम लोग लिख लेते हैं, बहुत सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, दिमाग में कुछ नहीं रखना पड़ता। सोचो अगर अकाउंटिंग नहीं करते, हिसाब किताब नहीं रखते, तो सारा हिसाब किताब दिमाग में रखना पड़ता, कुछ हिसाब किताब भूल जाते, प्रॉब्लम हो जाता। तो विच पूछ रहा है, विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 बोल रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, shows the present value of the business, accounting does not record price level changes, accounting is not fully exact। तुम लास्ट दो ऑप्शन देखो, उसमें तुमको डिसएडवांटेज का फील आएगा कि वो डीमेरिट बता रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी इज द आंसर। बुक में भी दिया हुआ है, देख लेना, मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी इज द आंसर, ठीक है। मेमोरी हमारा जो है ना बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, तो इतना सब कुछ होता है आए दिन बिजनेस में, इतना सारा ट्रांजैक्शंस है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को, सो दैट हम लोग को सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड रहेगा, कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। सबसे बिगेस्ट एडवांटेज होता है अकाउंटिंग का रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा 13 का ए। 14 देखो क्या लिखा है, विच इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना जर्नल मोड में। टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आंसर में लिखा है डी में ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो बिजनेस में हम लोग पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ये भी जरूरी है। बिजनेस क्यों करते हैं भाई? बिजनेस करके पता तो चले प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इसके लिए अकाउंटिंग करवाते हैं। और प्रॉफिट या लॉस के बेसिस पे बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो डिफाइन किया जाता है कि बिजनेस का पोजीशन अच्छा है, खराब है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस डिफाइन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अकाउंटिंग इन सब में हम लोग को हेल्प करता है। 15 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर। इसमें से कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इंटरनल यूजर होते हैं, ठीक है। मैनेजर्स, ये भी इंटरनल यूजर होते हैं। एम्प्लॉइज देखो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, कभी कभी लोग इसको इंटरनल भी बोल देते हैं, बट जनरली ये एक्सटर्नल होता है। ऐसे याद रखना, एम्प्लॉइज आर एक्सटर्नल। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 15 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। लेकिन बहुत सारा बुक में इसको एम्प्लॉइज को मतलब अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन तो ये पूछा था ना, पूछा है विच इज नॉट एन इंटरनल यूजर, तो एम्प्लॉय तो एक्सटर्नल होता है ना, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है, तो एम्प्लॉइज एक्सटर्नल होता है। मेजॉरिटी बुक्स में वही लिखा है, तो वही लिखना है, एम्प्लॉइज एक्सटर्नल यूजर होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग।
लिमिटेशन मतलब डीमेरिट्स, असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, ये तो मेरिट है। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, ये भी मेरिट है। एविडेंस एज इसको एज एन एविडेंस एज अ प्रूफ हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी मेरिट है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन होता है ना सब सच नहीं होता, बहुत सारा अनरियलिस्टिक होता है, बहुत जगह हमको प्रोविजन बनाना पड़ता है, बहुत जगह हम लोग रिजर्व बनाते हैं, बहुत सारा चीज एस्टिमेट करना पड़ता है, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन अनरियलिस्टिक होता है, बहुत सारा एस्टिमेट्स होता है, बहुत सारा चीजों को हम लोग फ्यूचरिस्टिक चीजों को एजम्पशन लेना पड़ता है। इसलिए अकाउंटिंग में बहुत सारा चीज, बहुत सारा डेटा अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसलिए 16 का आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाई, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, देखो जहां पे भी कॉस्ट आएगा ना, जो भी ये मान लो ये पेन बनाने में कितना खर्चा लगा, ये खर्चा का पता लगाना किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। इस पेन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, ये खर्च पता लगाने का काम किसका है, इसका काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं है, ये काम किसका है, जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, जो पेन हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको बनाने का कॉस्ट कितना लगा है, तो ये काम किसका है पता लगाने का, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। इसीलिए आंसर हो जाएगा 17 का बी, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग जो है ना बिजनेस का रियलिस्टिक वैल्यू, रियल पिक्चर पूरा पूरी नहीं बता पाता। तो ये लिमिटेशन होगा कि एडवांटेज होगा, ऑब्वियसली ये लिमिटेशन होगा, डीमेरिट होगा। हम लोग अकाउंटिंग कर तो रहे हैं बट रियल पिक्चर हम लोग को एकदम रियलिस्टिक पिक्चर नहीं पता, जो क्योंकि देखो अकाउंटिंग बहुत सारा एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड होता है, बहुत सारा एजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, 18 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नन ऑफ दीज। देखो ये आंसर इसका होगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये बेसिकली क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल दो या फिर बैलेंस शीट बोल दो, ठीक है, यहां लिख देते हैं, चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल दो या फिर बैलेंस शीट बोल दो, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये बेसिकली दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है, जैसे देखो लायबिलिटीज यहां लिख दे रहे हैं ब्लॉक लेटर्स में, यहां पे अमाउंट लिख दे रहे हैं, एसेट्स लिख दे रहे हैं ब्लॉक लेटर्स में, यहां उसका अमाउंट लिख दे रहे हैं। अब एक एक करके कुछ एसेट्स का नाम लिखते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कुछ भी अमाउंट अज्यूम कर लो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, ये सब एसेट होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स या फर्नीचर, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब एसेट है, एसेट को एसेट में बैठाते चलो। डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सब कुछ एसेट्स लिख दिए। ऐसा नहीं कि ये जो भी लिखे हैं वो पूरा यही होगा, ठीक है, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। ये लिस्ट जो है इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या हो सकता है, लाइबिलिटी साइड में हो सकता है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में हो सकता है बैंक लोन, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में और क्या आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है कैपिटल। तुम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, अगर हम लोग सारा एसेट्स को ऐड कर दें और उससे हम लोग सारा लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, सारा एसेट्स को ऐड कर दें और उससे सारा लाइबिलिटीज माइनस कर दें, तो हम लोग को कैपिटल मिल जाएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन यही पूछा है कि कैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा निकालने का, इसका तरीका यही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब जो हम लोग ओपनिंग डेट में बनाते हैं, सपोज जैसे 1 जनवरी 2024 को बना रहे हैं, ठीक है,
तो इस साल का जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाता है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एक तरफ सारा एसेट्स, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज, एसेट्स से लाइबिलिटी माइनस करने पे कैपिटल आता है। याद रखना कैपिटल इज एन इंटरनल लाइबिलिटी, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करने पे कैपिटल आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग सीखे हैं, ठीक है। तो एसेट से जब हम लोग लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो कैपिटल आ जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहां गया? यस, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी, 19 का सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये होता क्या है? देखो अकाउंटिंग में ना सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो होता है, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करेगा? जो अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता अकाउंटेंट रखना। तो कुछ लोग ना अपना अकाउंटिंग खुद करते हैं, ठीक है, और वो लोग पूरा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये सिखाता है डबल एंट्री सिस्टम कि जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट भी होगा। डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए उसको डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। कौन सा दोनों एस्पेक्ट? डेबिट एस्पेक्ट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट। बट सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है ये दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को, दैट इज डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करता है। जो सिंगल एंट्री सिस्टम में अपना बुक्स मेंटेन करते हैं वो लोग अपना अकाउंटिंग प्रॉपर तरह से नहीं करते हैं, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम में जो लोग अकाउंट्स बनाते हैं उनका अकाउंट्स को हम लोग अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में बुक्स बनाते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, अकाउंटेंट हायर नहीं कर पाते, अपना अकाउंटिंग खुद करते हैं, तो बेसिकली वो लोग पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, कुछ पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं और अपना कैश का जो इंफॉर्मेशन होता है, कैश का बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं और अपना जो पर्सनल अकाउंट्स होता है वो मेंटेन करते हैं। सारा ट्रांजैक्शन उनके बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में क्या लिखा है? सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैन बी अप्लाइड फॉर द बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ऑल ऑफ दीज। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम जो अकाउंटिंग है ना वो कंपनी तो नहीं कर सकता। कंपनी को ना कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉपर तरीके से ही बनाना पड़ेगा। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? वेयर एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, मतलब कंपनी तो नहीं कर सकता सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग। क्या पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं। तो कौन कर सकता है? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के पास ना फंड्स का बहुत लिमिटेशन होता है, पैसा का बहुत अभाव होता है, वो अपने अंदर ना अकाउंटेंट नहीं रख सकता, वो अपना अकाउंटिंग खुद कर लेता है, ठीक है, वो अपना हिसाब किताब खुद कर लेता है। तो जैसे देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ए, 20 का आंसर हो जाएगा ए। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है? इन केस ऑफ नेटवर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये नेटवर्थ क्या होता है? देखो अगर हम एसेट से लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, इसी कैपिटल को बोला जाता है नेट एसेट या फिर नेटवर्थ, इसी को हम लोग बोलते हैं ओनर्स फंड्स, ये सब लिख लेना। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड, इसी को बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विटी। तो तुम देखो एसेट से जब लायबिलिटी माइनस करते हैं तो कैपिटल आता है, कैपिटल को ही नेटवर्थ बोलते हैं, नेट एसेट बोलते हैं, ओनर्स फंड बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, जो कैपिटल होता है उसका ही अलग अलग नाम है ये। अब नेटवर्थ मेथड का मतलब एसेट से लायबिलिटी माइनस करना। तो इन केस ऑफ नेटवर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, प्रॉफिट इज ascertained by comparing the capital in the beginning of the accounting period and capital at the end of the accounting period, preparing profit and loss account, preparing balance sheet, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेटवर्थ मेथड में हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो देखो ये इक्वेशन लिख लेना,
नेटवर्थ मेथड में हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे कॉपी में, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अगर ध्यान से समझो, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, अगर हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली ऐसे कर सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये प्रॉफिट इधर आएगा तो माइनस होगा, ये क्लोजिंग कैपिटल उधर जाएगा तो माइनस होगा, ड्रॉइंग्स अपने आप माइनस में था, ओपनिंग कैपिटल प्लस में था। ठीक है, तो उसका साइन चेंज कर दो, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ये दोनों इक्वेशन सेम चीज ही तो बोल रहा है, ये दोनों इक्वेशन सेम चीज ही तो बता रहा है। तो प्रॉफिट हम लोग सोचो, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करके बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना। मान लो सम्स में ड्राइंग्स नहीं है, तो अगर मेरा ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था और क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 1.5 लाख हो गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000। तभी तो कैपिटल बढ़ गया। सोचो ड्राइंग्स नहीं था, सोचो ड्राइंग्स था ही नहीं, और मेरा ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 लाख था, क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 हो गया, तो कितना प्रॉफिट अर्न किए, 50,000। तभी तो मेरा कैपिटल 1 लाख से 1,50,000 हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा ए। 21 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज कंपेयरिंग द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। 21 का आंसर हो जाएगा ए। 22 का आंसर में आ जाओ। 22 पूछ रहा है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस क्या, माइनस कैपिटल इंट्रोडक्शन माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग। अगेन वही इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं। देखो, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, मेरे साथ साथ ये इक्वेशन लिखना, प्रॉफिट इक्वेशन लिखो, क्लोजिंग कैपिटल जिसको हम लोग कैपिटल एट द एंड भी कहते हैं, ठीक है, प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल। तो इस इक्वेशन को लिख लेना। इस इक्वेशन से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल एट द एंड में ड्रॉइंग्स ऐड करते हैं, ओपनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग माइनस करते हैं, फर्दर कैपिटल जिसका दूसरा नाम होता है एडिशनल कैपिटल जिसका और एक नाम होता है फ्रेश कैपिटल, वो माइनस कर देते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एट द एंड दैट इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या, तो आंसर हो जाएगा ड्रॉइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोडक्शन मतलब जो फर्दर कैपिटल लेके आए माइनस ओपनिंग कैपिटल दैट इज कैपिटल एट द बिगिनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा बी, ड्रॉइंग्स। 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 लिख रहा है कि फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता है, जब हम लोग अपना अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम में करते हैं, जब हम लोग प्रॉपर तरह से अकाउंटिंग नहीं करते, जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के केस में हम लोग बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना सकते हैं, हम लोग वहां पे लेजर अकाउंट्स या फिर ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना सकते हैं फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज।
तो पहले समझो सिंगल एंट्री सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग अकाउंटिंग खुद से कर रहे हैं। हमने कोई अकाउंटेंट को नहीं रखा है क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा बहुत छोटा सा बिजनेस है, हम अकाउंटेंट को कैसे रखेंगे, उसको 20,000 रुपया सैलरी कैसे देंगे, 30,000 रुपया सैलरी कैसे देंगे, मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मेरे लिए इकोनॉमिकल नहीं है, हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते अकाउंटेंट रखना। तो इन दैट केस हम अपना अकाउंटिंग खुद कर लेते हैं। इसलिए इट इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये साइंटिफिक मेथड नहीं है अकाउंटिंग का। इसलिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, इट इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। 25 क्या पूछ रहा है, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अकाउंट्स फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम। ट्रायल बैलेंस देखो क्यों नहीं बन सकता सिंगल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता है, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट बोथ द एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। इसलिए ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अकाउंट्स फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम बिकॉज ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 25 का आंसर हो जाएगा ए। Statement of affairs shows actual financial position, estimated financial position, actual liabilities, actual liabilities, actual assets। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ना वो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। अगर हम ऐसा बोलेंगे किसी का बिजनेस का एसेट 1 लाख है, लाइबिलिटी 70,000 है, मतलब उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका बिजनेस का वर्थ क्या है, 30,000 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में याद रखना कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, और कोई अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड होता है। इसीलिए 28 का आंसर, 27 का आंसर एक्सक्यूज मी 27 का आंसर हो जाएगा डी, सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड होता है। When transaction is recorded following double entry system of accounting, only one aspect of the transaction is recorded. Both the aspects of the transaction is recorded. Both the aspects of the transaction may or may not be recorded. None of the above. याद रखना डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल एंट्री सिस्टम यही बोलता है कि दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, डेबिट एस्पेक्ट भी एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा बी। 28 का आंसर हो जाएगा बी। 29 देखो, 29 में क्या बोल रहा है, when transaction is recorded following single entry system of accounting, only one aspect of the transaction is recorded, both the aspects of the transaction is recorded, both the aspects of the transaction may or may not be recorded। ठीक है, तो याद रखना सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, नहीं, कभी कभी डबल एंट्री सिस्टम भी फॉलो हो जाता है, कभी कभी सिंगल एंट्री में ही रह जाता है, मतलब प्रॉपर नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड, मतलब 29 का आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रांजैक्शन व्हेन रिकॉर्डेड फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, ट्रायल बैलेंस शैल मैच। अगर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे ना, ट्रायल बैलेंस शुड मैच। अगर हमारा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस जरूर मैच होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो यहां तक समझ में आ गया। वीडियो को समझ में आ गया, वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। चैनल नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।